हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन हफीज़ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अमन राइट एजुकेशन। आज हम लोग मैथमेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से हमने पहला क्वेश्चन ये लिखा है, क्या है ये, यदि पी इक्वल टू 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम प्रायिकता वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है वो, पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हमें ई नहीं का मतलब है कि पी ई नॉट निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ क्या करेंगे, देखें पी ई की वैल्यू कितनी दी गई, पी ई की वैल्यू दी गई 0.05 प्लस पी ई नॉट निकालना है, पी यानी कि पी ई नहीं निकालना है। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखें पी ई नॉट इक्वल टू 1 प्लस की वैल्यू इस तरफ जाएगी, काहे की हो जाएगी, माइनस की 0.05। तो ये क्या बन रहा है, पी ई नॉट इक्वल टू, अब हमें एक में से 0.05 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, देखो दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है। यहाँ पर कितना है, देखें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद ऐसे ये इस तरह से लिख देंगे। दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, 10 में से 5 क्या बचे, 5। यहाँ कितने बचे, 9। दशमलव लगा लो, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये बचा 0, यानी कि 0.95 ये आ गया है पी ई नहीं की प्रायिकता, ये इतनी आ गई। पी ई नॉट बराबर आ गया 0.95। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखें और क्वेश्चन देखें। दूसरा सवाल है, एक थैले में 3 लाल, कितनी, 3 लाल गेंद, लाल गेंद इक्वल टू कितना है, 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद, 5 काली गेंद और 10 सफ़ेद गेंद। यानी लाल गेंदें कितनी है, 3, काली गेंदें कितनी है, 5, सफ़ेद गेंदें कितनी है, 10। तो हमें इसमें निकालना है लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल गेंदें, कुल गेंदें, कुल गेंदें कितनी है, 10 5 15 और 3 कितने हो गए, 18। तो ये हो गई हैं कुल गेंदें। कुल गेंदें आ गई हैं 18। हमें निकालना है पी लाल गेंद, यानी कि पी लाल गेंद कैसे आएगी। पी लाल गेंद होने की प्रायिकता ये रहेगी कि इसमें फार्मूला लगाएंगे, प्रायिकता बराबर संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो यहाँ पर बनेंगे संभावित घटनाएं, संभावित प्रायिकता के लिए फार्मूला होता है संभावित घटनाएं, संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं, यानी कि पी लाल गेंद कितनी आ जाएगी, संभावित घटनाएं कितनी, लाल गेंद होने की ये 3, कुल घटनाएं कितनी है 18, यानी कि 3 बटे कितना आ गया, 18। कैंसिल हो सकता है, 3 कम 3, 3 6 18, यानी कि पी लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है, 1/6। इस तरह से इसमें ये पूछा जा सकता है कि काली गेंद होने की प्रायिकता क्या है। तो लिखेंगे 5/18 और सफ़ेद गेंद होने की 10/18 और फिर कैंसिल कर लेंगे, जो कैंसिल हो 2 पंजे 10, 2 नहीं 18, यानी 5/9 आ जाएगा। इस तरह से और भी सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। और बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें एक सीरीज टेबल दी गई है। वो टेबल क्या है, देखें ध्यान से। टेबल है, एक तरफ लिखी है बारंबारता, बारंबारता, इधर लिखे हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता ये दी गई है। और 1 2 3 4 5, एक और कॉलम बना रहे, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे ये लिखा है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 30 से 35, फिर 35 से कितना हो जाएगा 40
और यहाँ लिखा है 8, 6, 12, 7, 9, 8 या 10। तो यहाँ बनेगा, सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है बहुलक। बहुलक निकालने के लिए फार्मूला, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बनाओ एक टेबल। कैसी, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद में यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। जो वर्ग अंतराल दिया गया वो नोट कर लो, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, इतना ही लिखा हो गया है। फिर इसके बाद में जो इसकी बारंबारता दी गई वो लिखेंगे 8, 6, 12, 7, 9 और फिर ये कितनी 10। हमें निकालना है इसका बहुलक। तो इस दिए गए आंकड़ों में से ये देखो कि किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा बार आ हुआ है 12। तो हम इस 12 को देखेंगे, जो 12 होगा वो होगा हमारा F1। क्या चीज़, F1। ये हो गया F1। F1 के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। और इसके F1 के ऊपर क्या लिखेंगे, F0, और F1 के नीचे क्या लिखेंगे, F2। ये इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो किस तरह का होता है, फार्मूला समझे पहले। फार्मूले के लिए लिखा होता है कि इसे मोड बोलते हैं, इंग्लिश में मोड। तो यहाँ पर इसे MO से लिखेंगे। MO की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान समझें। MO बराबर बनेगा L प्लस और F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू कितना होता है यहाँ पर, H होता है। तो इसके लिए L कहाँ से लाएँ, H कहाँ से लाएँ, F1, F0, F2 तो यहाँ पर दिख ही गए। ठीक, जो सबसे ज़्यादा होएगा इस लाइन में वो क्या होगा, F1। और जो F1 के ऊपर वाला नंबर होगा वो होगा F0, और जो F1 के नीचे होगा वो होगा F2। इसके सामने जो सबसे ज़्यादा है उस वाले वर्ग अंतराल को लिखेंगे। वर्ग अंतराल से हमें निकालना होगा, ध्यान समझे, ये जो वर्ग अंतराल है 20 से वर्ग अंतराल पहले समझे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल आ गया है 20 से 25। तो इसमें L क्या है, L बराबर है 20। और फिर H क्या है, H का मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, H है। 20 और 25, यानी कि 25 में से 20 गए, कितने बचे, 5। तो H बराबर इसमें कितना आ जाएगा, H की वैल्यू बनेगी, ये H बराबर आ गया है इसमें 5। सही है, H की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। और अब देखें, यानी F1 तो इसमें लिखा ही है कितना है, F1 की वैल्यू है 12, और F0 की वैल्यू कितनी है, वो है 6। F2 की वैल्यू कितनी है, वो है 7। हमने यहाँ से देख देख के ये सब नोट कर लिए। F1 की वैल्यू कितनी थी, 12, F0 की वैल्यू 6, F2 की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो इस चीज़ को यहाँ लिख लेगा। अब ये फार्मूला लिखा है बहुलक बराबर M इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अगर तुम फार्मूला भूल जाओ तो ऐसे लिखो 10 बटे, पहले ध्यान समझिए एक बार, फार्मूला भी देखें कैसे बनाया जा सकता है। फार्मूला कुछ इस तरीके से ही बनाया जा सकता है। एक लाइन खींचे, पहले यहाँ लिखें 1 और यहाँ पर लिख लें 0, फिर यहाँ लिखेंगे 2 1 0 2, फिर इसके बाद में यहाँ लिख दें F F, सब जगह यहाँ पर F, यहाँ पर भी F और यहाँ पर भी F, बीच में यहाँ माइनस और फिर यहाँ माइनस। तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना आ जाएगा, H। तो यहाँ पर सारी वैल्यू लिखेंगे और लिखने के बाद आंसर आ जाएगा बहुलक MO यानी मोड इक्वल टू कितना है, L की वैल्यू कितनी है, L मतलब वर्ग अंतराल में जो छोटा नंबर होता है वो होता है L। यहाँ पर लिखा जाएगा 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे, प्लस लगाओ, और फिर F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है यहाँ पर 12 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू है 6, यहाँ पर 6 लिखा, इंटू 2 इंटू F1 की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 12, माइनस F0 की वैल्यू 6, माइनस F2 की वैल्यू देखें, F2 की वैल्यू है यहाँ पर 7, तो यहाँ हमने लिख लिया 7 इंटू H की जगह पर क्या लिखेंगे, जहाँ पर H है, H की वैल्यू कितनी है 5, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ये 5। तो ध्यान दें ज़रा, तो M0 बराबर 20 प्लस, ये तो ऐसे लिखा रहने देंगे जैसा लिखा है बिल्कुल सेम ऐसे, इसमें कोई बदलाव नहीं करा जाएगा। 20 प्लस 12 में से 6 का बचा 6, लाइन खींचो,
बोर्ड मास के नियम से पहले मल्टीप्लाई करी जाएगी। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, यही तो होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 दूनी कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 12 दूनी आ गई यहाँ पर 24 माइनस 6 माइनस 7 माइनस के कितने हो गए, माइनस के बन गए ये 13। और फिर इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज कर लो और यहाँ पर लिखेंगे ये 5। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये बन रहा है MO = 20 प्लस फिर क्या बन जाएगा, यहाँ लिखेंगे 6 और 24 माइनस 30, यानी 24 में से 13 का कितने बच रहे हैं 11, 4 में से 3 का बचा 1, 2 में से 1 का बचा 1, और यहाँ पर कितने हैं गुणा करके हैं 5। तो 5 और 6 की क्या हो जाएगी गुणा ऊपर के ऊपर, इसके नीचे अगर 1 मान लें तो 6 पंजे कितने बनने जाएंगे 30। ध्यान से देखो इस तरफ के लिए। तो M0 = कितना आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा 20 प्लस और 6 पंजे कितने बनना है 30 और बटे 11। M0 = 20 प्लस 30 को 11 से करें भाग, कितना आएगा 11 दूनी 22, कितने बच गए 8 बच गए। 30 को 11 से भाग कर रहे हैं, 11 दूनी 22, फिर दशमलव लगा लो, कितने बन गए 80, यानी कि 8 बचे हुए थे, 8 बचे थे, 0 बढ़ा लिया, 11 सत्ते 77, कितने बचे 11 सत्ते 77, और यहाँ पर बन रहे हैं फिर से 3, और फिर कितने आ जाए 11 दूनी 22, बस इतने लिखा रहने दो। यानी कि बहुलक कितना आ जाएगा, बहुलक बराबर आ जाएगा 20 और 2 22.72। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि जब 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर वाले 3 गोलों को पिघलाया गया, पिघलाने के बाद में एक बड़ा गोला बनाया गया, यानी कि दोनों का आयतन कितना हुआ, 3 छोटे गोलों का आयतन और एक बड़े गोले का आयतन कैसा है, बराबर है। तो प्रश्न अनुसार ध्यान से लिखो। तो इस वाली इसे लिख सकते हैं त्रिज्या को R1, त्रिज्या ध्यान समझें, त्रिज्या R1 = कितना आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर, फिर कितना है, और R2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, और ये R3 की वैल्यू कितनी है, R1 R2 और R3 की वैल्यू कितनी बनेगी, ये 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में लिखा है इसे पिघलाकर एक बड़े गोला बनाया जाता है। हम ये मान लेते हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, माना बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। तो ये कैसे बनेगा, ध्यान समझें। बड़े गोले की त्रिज्या क्या मान ली हमने, कैपिटल R मान लिया है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले के आयतन का फार्मूला होता है, इसमें लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोलों का आयतन। तीन छोटे गोलों का आयतन। ध्यान समझे इस बात को, क्या है यहाँ पर लिखा है बड़े गोले का आयतन। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r³। यहाँ पर हमने इसकी त्रिज्या को r माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे r³, कैपिटल R³ = 3 छोटे गोलों की गोलों का आयतन। यानी कि पहले वाले का अगर लिखें तो बनेगा 4/3 पाई r1³ प्लस दूसरे वाले का क्या बनेगा 4/3 पाई r2 का, यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा क्यूब, प्लस इसी तरह से सिमिलर 4/3 पाई r3 का क्यूब। तो ये बन गया। यहाँ से पूरी लाइन से क्या कॉमन है, यहाँ से 4/3 पाई कॉमन है, और 4/3 पाई कैपिटल R³ =
4/3 पाई कॉमन लो। यहाँ से इतना कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब ये है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा पूरा बाहर निकल गया। अब क्या बच रहा है, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये इतना हो गया है। सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखें, ये दोनों तरफ से क्या हो गया, ये पूरा कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, तो R क्यूब बच रहा है। R क्यूब इक्वल टू कितना आ रहा है, देखें R1 की वैल्यू कितनी है, ये 6 है, इसका क्या कर दो क्यूब, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, ये है 8, 8 का क्या कर दो क्यूब, प्लस R3 की वैल्यू कितनी है, ये आ रहा है 10, इसका भी कर दो क्यूब। तो R क्यूब कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब का मतलब है 6 छंग 36, छंग कितने हो गए 216, तो ये आ गया 216 प्लस 8 अट्ठे कितने हो गए 64, और 64 अट्ठे ये बनेगा 8 चौक 32, 8 छंग 48 यानी कि 512 प्लस 10 का कितना हो जाएगा 10 दशावन 100, और 100 दशावन कितने बन जाएंगे 1000। तो इन सभी को जोड़ देंगे कितने बनेंगे, कैपिटल R क्यूब बराबर आ रहा है 1512 और 216, यानी कि 1512 1512 1512 और 216 कितने हुए 1728। तो R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर लिखेंगे R, यहाँ पर ऐसा निशान लगा देंगे रूट का और यहाँ लिख देंगे 3, यानी कि 1728 के गुणनखंड करें और कैपिटल R बराबर, ध्यान से समझें, तो 1728 का हमें निकालना है घनमूल। 1728 का घनमूल होएगा 12 12 144, 144 और 12 की गुणा 12 चौक 48, यानी कि ये बन रही है, हाँ 12 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12, और यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब है कि 3 जोड़े में से, 3 के सेट में से हमें 1 लिखना है यहाँ पर। तो R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि सुई की जो लंबाई है, अगर घड़ी की सुई की लंबाई कितनी दी गई है बताएं, इसमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। और पहले सवाल को फिर से ध्यान समझें, क्या लिखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम ये मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर क्या है, एक सुई की लंबाई है, और जब सुई किसी घड़ी में चलती है तो वो एक वृत्त का आकार लेती है, पूरी इस तरह से ऐसे ऐसे घूमती हुई जाती है, वो क्या बनाती है, एक पूरा वृत्त बनाती है। तो अब ये हम इसमें ये लिखा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मान लो कि 5 मिनट में सुई जो है इस जगह से इस जगह पे आ रही है, सही है, 5 मिनट में कहाँ से कहाँ तक इस जगह पर आ रही है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो उसमें कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं 5-5 मिनट के अंतराल पे, तो 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा इसका कोण कितना है। कोण अगर पता चल जाए तो हम इसमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और इससे आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, यहाँ पर ध्यान दें ज़रा, तो सबसे पहले निकालो एंगल। एंगल निकालने के लिए कोण कितना लिखें, कोण थीटा बराबर 360 को भाग कर दें किससे, कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं घड़ी में, 12 से भाग कर दो, कितना है 12 कम 12 12 तियाँ 36 और 0 का 0, तो थीटा कितना आ गया, थीटा तो आ गया है ये 30 डिग्री, यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, ये 30 डिग्री का ये हो गया। और ये 14 सेंटीमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर है सुई की लंबाई, ठीक है। तो ये क्या बन रही है, ये त्रिज्या बन रही है, यहाँ लिखेंगे त्रिज्या R बराबर कितना लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, और थीटा 30 डिग्री हो गया, R बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाला फार्मूला, वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, ध्यान समझें, वृत्त के त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे, डिग्री लगा लो, थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर, ये होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और नीचे कितना लिखा है 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 3 कम 3 3 दूनी 6 गुणे पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे 22/7, पाई की जगह पर 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, और 3.14 भी होती है,
3.14 जिसे बोलते हैं। आर की जगह क्या लिखेंगे 14, 14 का क्या कर दो स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ रहा है 1/12 गुणे 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, 2 बार लिख सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, अभी भी कैंसिल हो रहा है। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सही है। कितना बच रहा है, अब ये बच रहा है ऊपर तो बचा है 11, ये यहाँ पर वाला 11 और गुणे 14 और बटे में कितना आ गया, ये 3 आ गया। 11 और 14 की गुणा करेंगे, गुणा करके यहाँ लिख देंगे कितना आ गया, 11 चौक 44 के 4 हासिल लगे, 4 11 कम 11 और 4 कितने हो गए, 11 4 15, 154/3, 154/3, 3 से अगर कैंसिल करें तो ये कैंसिल नहीं हो रहा पूरी तरीके से, तो 154/3 और लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि घड़ी की सुई 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेर लेगी। और हाँ, अभी अगला प्रश्न देखें, इसमें लिखा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या बन रही है, त्रिज्या क्या लिखेंगे, त्रिज्या को आर से लिखेंगे, त्रिज्या आर बराबर कितना आ गया, ये 25 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या लिखा है कि इसके बाद लिख रहे हैं कि और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। वाइपर कितनी सफाई कर रहा है, 100, जैसे ये है, ये मान लो कि ये कितना है, ये एक वाइपर है, सही है। और जो ऐसे करके घूम रहा है जब, तो घूम के कुछ इस जैसा आ रहा है, इतना घूम रहा है ये वाइपर मान लो कि ये ऐसे करके आया और ये इतना एरिया, वाइपर जो साफ़ कर रहा है तो 115 डिग्री के एंगल पे घूम के पूरा जो एरिया है वो साफ़ कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ इतनी। तो वो कह रहे हैं कि 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये क्षेत्रफल निकालना है जो यहाँ पर वाला है। 2 वाइपर हैं, ध्यान रखेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसे 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ध्यान से देखें, आसान हो सकता है। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर, यानी कि वाइपर की लंबाई कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद में उसका जो एंगल दिया गया यानी कि कोण थीटा, कोण कितना दिया गया है, कोण थीटा बराबर ये लिखा है 115 डिग्री, 115 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला, ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, ध्यान से देखें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताएं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ आती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 115 डिग्री बटे 360 गुणे पाई की जगह कितना लिखेंगे, पाई की वैल्यू वही 22/7। जब तक कि अन्यथा ना दिया जाए या पेपर में ऐसा ना लिखा जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 लिखना है, तब तक हम यही लिखा करेंगे क्या, 22/7। और इंटू आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे, आर की जगह पर लिखेंगे ये 25 और इसका क्या कर दिया जाएगा 25 का वही स्क्वायर। फिर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे ये 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि ये आ गया 23/72 गुणे 22/7 और गुणे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अभी भी कुछ कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करके देखें, जैसे ये 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर आ गए हैं 11 और यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हैं 36, सही है। और अब इसमें क्या करा जा सकता है, ध्यान से समझे, 23 गुणे 11 गुणे 625, ऊपर की ऊपर गुणा करते हैं और नीचे की नीचे, तो 36 गुणे कितना लिखेंगे 7, ये आ रहा है एक वाइपर का। तो गुणा करो, गुणा करेंगे 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27 और 11 छंग 66 और 2 68 और यहाँ पर कितने आ रहे 23/36 और 7 की गुणा 7 छंग 42 के 2 हासिल लगे, 4 7 21 और 4 कितने बन रहे हैं 25, 252। अब इसकी भी गुणा कर लो, 23 और 6875 की कितनी बन रही है 15, 1,58,125, 1,58,125 बटे कितने हैं 252। अब इसमें करना ये है कि ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, लेकिन उसमें लिखा था कि 2 वाइपर हैं,
ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 वाइपरों द्वारा घेरा गया स्थान क्या बनेगा, 2 वाइपर द्वारा घेरा गया स्थान क्या बनेगा, 2 वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। 2 वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल जो है वो ऐसे बन जाएगा। इसमें हमें जो आंसर आया इसे 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो बस। 1,58,000 1,58,000 और 125 बटे में कितना लिखा है, 252। ये कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो ये आंसर आ गया है 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगला सवाल ध्यान से देखें, लिखा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन cos a इक्वल टू 2 sec है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि इसके बराबर ये होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS क्या है वो, लिखा जाएगा cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। फिर क्या करो, इसमें हम ये करेंगे कि नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसा बनेगा, cos a और ये बन गया 1 प्लस साइन a और इधर तिरछी गुणा करेंगे तो कैसे, cos की गुणा क्या बन जाएगी, cos स्क्वायर a और प्लस 1 प्लस साइन a यहाँ पर और 1 प्लस साइन a यहाँ पर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 प्लस साइन a का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस साइन a होल ऑफ स्क्वायर। क्या बन रहा है, ध्यान से देखें। तो ये आ गया cos स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ पर यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस ये बन गया साइन स्क्वायर a और प्लस के 2 साइन a, यानी कि ये बन गया 2ab। a की वैल्यू 1 थी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के तो 2 रहेगा और फिर क्या लिख दिया b की जगह पर साइन a। ये आ गया, ये लाइन खींच लो यहाँ पर, यानी कि इसमें a प्लस b का फार्मूला लगाया गया a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस के 2ab। a की वैल्यू कितनी थी 1, तो 2 एकम 2 और b की वैल्यू कितनी साइन a थी, तो साइन a यहाँ पर लिखा रहता है। इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे cos a और 1 प्लस साइन a। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है एक साथ में लिख लो। ये बन जाएगा cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर a और प्लस ये इधर वाला 1 और प्लस के ये पहले से 2 लिखेंगे 2 साइन a और नीचे लाइन खींच लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा cos a और ये 1 प्लस साइन a। इसमें हमें क्या है, कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं करना। ये बन जाए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ये एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे यहाँ से यहाँ तक क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 1 और प्लस ये 1 पहले का और प्लस के 2 साइन a और नीचे cos a और ये 1 प्लस साइन a। ये ऐसे लिखा रहने दो। अब हम देखेंगे ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ऊपर 1 और 1 कितना होगा, 2 प्लस 2 साइन a और नीचे क्या आ गया है, ये नीचे है ये cos a और ये 1 प्लस साइन a। इसके बाद समझें क्या है, इसके बाद बनेगा कि यहाँ से ऊपर से हम 2 लेंगे कॉमन। जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यह बनेगा 1 प्लस साइन a और नीचे क्या है cos a और ये 1 प्लस साइन a। यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पर 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a पूरा क्या हो गया कैंसिल, यानी कि ये बचा 2 इंटू, इसे लिख सकते हैं 1 अपान cos a। तो ये आ गया 1 अपान cos a। 2 तो ऐसे लिखा है इंटू 1 अपान cos a। 1 अपान cos a जो होता है sec a का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा sec, यहाँ लिखेंगे sec a। तो यानी ये आंसर आ गया है 2 sec a। यही हमें प्रूव करना था, 2 sec a। तो आ गया ये 2 sec a।
यहाँ लिख दो प्रूव्ड। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये प्रूव करना है। तो हमें ये प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वही तो होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी गई होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3+2√5, 3+2√5 बराबर क्या लिखेंगे? P/Q। और ये क्या है? परिमेय संख्या है, हमने माना है तो हमने यहाँ पर लिखा P/Q। अब प्लस के 3 इस तरफ लेके आएंगे तो काहे के हो जाएंगे? देखिए 2√5 तो यहीं पर रहेगा, तो क्या हो गया? P/Q और माइनस के कितने आ गए? ये 3, तो बन गया ये 2√5 बराबर आ रहा है P। और यहाँ पर नीचे इसके 1 मान लेंगे और नीचे के नीचे ऊपर तिरछी गुणा करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? माइनस के Q और 3 की गुणा 3Q और नीचे कितना आ जाएगा? ये Q आ जाएगा। सही है। और इसके बाद में जब 2 है, चूँकि 2 कहाँ पर है लिखा हुआ? 2 लिखा हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लाई में। और जो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं पक्षांतर में कहाँ पर जाती हैं? पक्षांतर में जाती हैं भाग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा भाग में। तो यहाँ लिखेंगे √5 बराबर P माइनस के 3Q और बटे में कितना आ जाएगा? ये 2Q हो जाएगा। ये है नहीं, क्योंकि ये 2 कहाँ पर आ रहा है? 2 बटे में आ रहा है यहाँ। ठीक है। तो जो चीज़ गुणा में होती है पक्षांतर में कहाँ आ जाती है? भाग में आ जाती है। तो यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ध्यान समझे, इसमें थोड़ा लिखना है। यहाँ P, Q, 3 एंड तथा ध्यान समझे, यहाँ PQ, 3 तथा 2 एक पूर्णांक हैं। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः हुआ है। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रूव्ड हो गया। यहाँ लिखो प्रूव्ड, यानी कि यही सिद्ध करना था। और इस तरह के दूसरे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे ध्यान दें, जैसे ये तो 3+2√5 वाला था, इसके जगह पर लिखा होता है 6+√2 हो सकता है, या कुछ और से भी लिखे हो सकते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और है जिसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 6+√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना, तो इसमें भी यही मान लेना, P/Q मान लेंगे, प्लस के 6 उधर चले जाएंगे तो क्या बनेगा? √2 बराबर P/Q माइनस के कितने हो जाएंगे? ये 6। तो √2 बराबर कितना आ जाएगा? P माइनस के 6Q/Q। और इसके लिए भी क्या लिख देंगे? यहाँ लिखेंगे तथा यहाँ P, Q और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 6 है तो लिखेंगे 6 एक क्या है? अब P, Q और 6 एक पूर्णांक है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। अतः 6+√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के कोई दूसरे क्वेश्चन भी आ जाएं तो आप इसी तरह से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दें, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हम ये मान लेते हैं, माना वह
संख्याएं, माना हुआ संख्याएं x कामा x प्लस 1 है। उसमें लिखा है जिनका योग कितना हो 27, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना बनता हो 27। जोड़ने के लिए क्या करो, जोड़ का निशान लगा दो x प्लस और फिर ये दूसरा वाला x प्लस 1 लिखो, बराबर में क्या लिख देंगे 27। x और x कितने हो गए, ये 2x हो गए, x प्लस x कितने 2x प्लस का क्या लिखेंगे 1 और यहाँ पर कितना आ जाएंगे ये 27। तो 2x बराबर कितना लिखेंगे 27 प्लस का एक इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ गया 27 में से 1 गए बचे 26। तो x बराबर कितना आ गया ये 26 बटे जो चीज़ें गुणा में पक्षांतर में भाग में आ जाती हैं, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी x बराबर कितना आ गया है, ये आ गया 13। x की वैल्यू आ गई 13 और दूसरी संख्या क्या बनेगी, x की वैल्यू 13 है, दूसरी में एक और बढ़ा देंगे कितनी हो जाएगी 14, यानी कि x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 और 1 ये बन गई 14। और सवाल में था कि अगर उनका गुणनफल करें तो 182 बने गुणनफल करने पर। अगर इन दोनों का गुणनफल कर दिया जाए यानी कि 13 और 14 का गुणनफल, 13 14 की गुणा कितनी होती है, 13 14 की गुणा होती है 182, 13 चौक कितने हो 52, हाथ से लगे 5, 13 कम 13 5 कितने हो गए 18, यानी कि 182। तो ये सही है। यहाँ पर इसका x का मान कितना आ रहा है 13 और x प्लस 1 का मान कितना है 14। उसमें ये पूछा गया था दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, और अगर 13 14 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27 और गुणा करेंगे कितना बनेगा 182। तो जो संख्याएं पूछी गई तो वो हैं 13 और 14। अभी संख्याएँ कितनी आ रही हैं 13 14, क्या लिखेंगे 13 कामा 14 संख्याएँ, ऐसे लिखें संख्याएँ 13 कामा 14, ये आंसर हो गया।